हेलो दोस्तों, ये है आज़ाद मुफक्कर। ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलरों के बरअक्स मैं वाक़तन एक मेडिकल डॉक्टर हूँ जिसके पास स्टेम सेल बायोलॉजी और रिजेनरेटिव मेडिसिन का मास्टर्स भी है, जिसकी वजह से मैं माँ के पेट में इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में गुफ्तगू कर सकता हूँ। हम इस वीडियो में कुरानी एम्ब्रियोलॉजी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि कुरान कोई मौजज़ा या मिरेकल नहीं है। पिछली वीडियो में हमने कुरानी एम्ब्रियोलॉजी का पहला मरहला या स्टेज नुत्फ़ा को देखा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुरान नुत्फ़ा की इब्तिदा या ओरिजिन के बारे में क्या कहता है, कि नुत्फ़ा या स्पर्म कहाँ से आता है। कुरान दरअसल इस बारे में तफसील यानी डिटेल देता है कि ये तख्लीकी सियाल यानी क्रिएटिव फ्लूइड नुत्फ़ा या मनी या स्पर्म कहाँ से आता है। कुरान के मुताबिक नुत्फ़ा या मनी कमर और पसलियों से निकलता है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब, वो पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से जो निकलता है पीठ और पसलियों के दरमियान से। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलरों ने अब इस आयत को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करने की कोशिश की है। कुछ कहते हैं कि ये आयत टेस्टिस के खून की फ्राहमी या सप्लाई के बारे में बात करती है जो पीठ की शाहरग या एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, और दूसरे लोगों का दावा है कि ये आयत एम्ब्रियो यानी माँ के पेट में बच्चे के गोनैड्स के बारे में बात कर रही है, यानी जब बच्चे के ओवरीज और टेस्टिस गुर्दे के करीब से जिस्म के नीचे की तरफ उतरते हैं। आइए एक नजर डालें। That the genital organs in the human beings in the embryonic age, when the child is in the womb of the mother, it developed from a space close to the kidney, that is the space between the spinal column and the 11th and 12th rib. In the adult life, yet these genital organs, they receive the nerve supply from the same space between the backbone and the 11th and 12th rib, and the blood supply from the aorta, which is present in the same space between the backbone and the 11th and 12th rib. लेकिन ये दोनों ख्यालात गलत हैं। नुत्फ़ा की तख्लीक यानी क्रिएशन के लिए खून की फ्राहमी के मुकाम की कोई अहमियत या इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि सारा खून दिल से तकसीम होता है और हर जगह खून यानी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई लगभग एक जैसा होता है। इसके अलावा आप किसी भी लैबोरेटरी में गैमीट्स या स्पर्म सेल्स बना सकते हैं खून की फ्राहमी या सप्लाई के बगैर। इसको इन विट्रो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ज़ाइट्यू और मियाउची ने एक शानदार पेपर में इस पर गुफ्तगू की है, और मकार और ससाकी का एक पेपर भी इसके बारे में बात करता है। मैंने इस मौजू या टॉपिक इन विट्रो गैमीटोजेनेसिस पर एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें। और ये दावा कि एम्ब्रियो में रीढ़ की हड्डी और पसलियों के दरमियान टेस्टिस और ओवरीज पैदा होते हैं, ये सिर्फ आधा सच है। स्पर्म सेल्स और oocyte यानी अंडा प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं जो योक सैक से आते हैं जो जिस्म के बाहर होता है, और फिर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एम्ब्रियो या बच्चे के जिस्म में दाखिल होते हैं, और फिर वो गोनैडल रिज में शामिल हो जाते हैं जहां से ओवरीज और टेस्टिस बनते हैं। आइए इन दोनों आयत की अरबी को भी गौर से देख लें। पहली आयत खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ में आयत का पहला हिस्सा खुलिक़ मिन का मतलब है वो पैदा हुआ है, और दूसरा हिस्सा माइन दाफ़िक़ में लफ्ज़ मा का मतलब है पानी, और इसका सिफत यानी एडजेक्टिव दाफ़िक़ का मानी है उछलता हुआ या फूटता हुआ। तो वाज़े तौर पर माइन दाफ़िक़ का मतलब अन्नाज़िल शुदा सियाल यानी इजैकुलेटेड फ्लूइड या मनी या स्पर्म है। अगली आयत में फ़िअल या वर्ब यख़रुजु का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है ये या वो बाहर आता है या निकलता है। ये फ़िअल या वर्ब यख़रुजु पिछली आयत के हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है जो माइन दाफ़िक़ है, या फूटता हुआ या उछलता हुआ पानी। ये फ़िअल या वर्ब जिनसी अमल यानी सेक्स के दौरान मनी या स्पर्म के जिस्म से निकलने के बारे में बात कर रहा है, और ये टेस्टिस या ओवरीज के एम्ब्रियोलॉजिकल पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, और ना ही ये खून की फ्राहमी या ब्लड सप्लाई के बारे में जिक्र कर रहा है। वाज़े तौर पर खून माइन दाफ़िक़ या फूटता हुआ उछलता हुआ पानी नहीं है। इस तरह की तफसीर हमें सिर्फ उन लोगों से मिल सकती है जिनको अरबी के बारे में कुछ नहीं मालूम, और इब्न कसीर जैसे पुराने इस्लामी स्कॉलरों के मुताबिक ये आयत बहुत वाज़ह या क्लियर थी कि ये आयत जिनसी सियालों या सेक्सुअल फ्लूइड्स का हवाला दे रही है। आयत वो एक फूटता हुआ पानी से पैदा हुआ है, जिसका मतलब है जिनसी सियाल सेक्सुअल फ्लूइड्स जो मर्द और औरत से फूटता है। और इब्न कसीर का मजीद कहना है ये रीढ़ की हड्डी और पसलियों के दरमियान से आता है, यानी मर्द की रीढ़ की हड्डी और औरत की पसलियां उसके सीने का इशारा करते हुए। और वो फिर कहते हैं सियाल यानी फ्लूइड्स जर्द यानी येलो रंग के हैं
اور ملائم یعنی اسموتھ اور سافٹ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال کہ مرد و عورت کا نطفہ جسم یا ہڈیوں سے آتا ہے قدیم یونان یعنی گریس اور مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں بہت عام تھا۔ اینتھنی رولز کا پیپر گیلنز کرٹیسزم آف ایرسٹاٹلز کنسیپشن تھیوری میں انہوں نے اس مشہور نظریے پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جسم میں بیج یعنی خاص طور پر منی یا سیمن کی ابتدا یا اوریجن کے بارے میں ایک سب سے زیادہ مشہور نظریہ یہ تھا کہ یہ دماغ اور میرو جس میں ریڑھ کی ہڈی بھی شامل ہے سے آتا ہے۔ یہ نظریہ پہلے الکیمی آف کروٹن میں موجود ہے اور یہ ہپوکریٹس کی آن دا نیچر آف مین میں بھی مکمل طور پر ہے۔ اس میں بیج سر سے آتا ہے، کانوں سے گزرتا ہے، گردن کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے پٹھوں کے بعد اور خصیوں یعنی ٹیسٹیکلز میں جمع ہوتا ہے۔ ایک اور کم مقبول نظریہ بھی تھا جسے پین جینیسس کہا جاتا ہے کہ بیج یا نطفہ پورے جسم سے آتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی روایات بیبلونین تلمود جو 3 صدی یعنی 3rd سینچری کے آس پاس لکھی گئی تھی بھی نطفہ کا رشتہ ہڈیوں سے جوڑتی ہے۔ ندا 31 کے مطابق بچے کی ہڈیاں نطفے سے بنتے ہیں۔ اس کا باپ سفید بیج کا نازل کرتا ہے جس سے یہ حصے تشکیل پاتے یا بنتے ہیں، ہڈیاں اور ناخن اور دماغ جو اس کے سر میں ہے اور آنکھ کی سفیدی بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ نطفہ میرو اور ہڈیوں سے نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جسم کے ویسے حصوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سپرم سیلز یا سپرمیٹوگونیا خاص سٹیم سیلز کے ذریعے بنتے ہیں اور یہ صرف ٹیسٹیز یا ٹیسٹیکلز میں اور کہیں بھی نہیں بنتے۔ یہ بات ممکن ہے کہ قرآن کے مصنفین یا آتھرز کا نظریہ ایمبریولوجی کے بارے میں ان خیالات سے متاثر یا انفلوئنس ہوا تھا جو یونانیوں یعنی گریکس اور رومی یعنی رومن لوگوں میں عام اور مشہور تھے۔ اگر قرآن خدا کی کتاب ہے تو خدا ایسی واضح زبان استعمال کر سکتا تھا جو تنازع اور اختلاف کا سبب نہ بنے اور نہ ہی اتنی آسانی سے رد کر لی جائے۔ قرآن کوئی معجزہ یا میریکل نہیں ہے، یہ اس زمانے اور وقت کے لحاظ سے بھی خاص نہیں ہے۔ یہ محض ایک معمولی کتاب ہے جو معصوم ذہنوں نے لکھی تھی جو آج ہمارے پاس موجود تمام علم یا نالج سے بے خبر تھے۔